ठीक है। सो ये फिशरीज जिन लोगों ने कॉलेज में फिशरीज लिया है उससे उसी का थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन बहुत ही छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इन फिशरीज। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एपिकल्चर, तो एपिकल्चर क्या होता है कोई बता सकता है? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज एपिकल्चर? डज एनीबॉडी नो व्हाट एपिकल्चर इज? Anyone? किसी को भी नहीं पता व्हाट इज एपिकल्चर? एपिकल्चर is rearing and maintaining, yes, rearing honeybees and keeping bees, correct. So beekeeping मतलब एपिकल्चर होता है, ठीक है। Now honeybees, as we know, they are important in many, so they give us the products that are important for many things, okay. तो उसमें हमें पता है there is beeswax, there is honey, okay. So there are many different products made by honeybees we use, they are very much in demand, ठीक है। So apiculture, when we are talking, commonly known as beekeeping, ठीक है। So इसमें करते क्या है? We have to do the maintenance of beehives for production of honey. And beeswax. प्रोडक्शन के लिए जो हनी या जो रेयरिंग ऑफ बीज होता है उसको कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एपिकल्चर या बी कीपिंग, ओके। नाउ बीज जो होते हैं वो दीज आर द वेरी प्राइम पॉलिनेटर्स इन नेचर, ठीक है। सो दीज बीज दे ऑल्सो पॉलिनेट among the crops that we grow, like sunflower है, ब्रासिका फैमिली के सारे हैं, उसमें मस्टर्ड भी आएगा, कैबेज भी आएगा, सब आएगा, एप्पल है, पेयर है। सो ऐसे जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उन सारे क्रॉप्स का पॉलिनेशन ये हनीबीज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई जनरली जहां जहां पे खेत है बड़े बड़े वहां पे ये एपिकल्चर के लिए बीहाइव कीपिंग होता है। सो इस एपिकल्चर की वजह से दो एडवांटेजेस हैं। इट इज गोइंग टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एंड इट इंक्रीजेस द हनी यील्ड। ये दोनों चीजें इंप्रूव होती है बिकॉज ऑफ हनी बीज, ठीक है। नाउ ये जो बीज है ये थ्रू आउट, I mean, even though they are very active and good pollinators, but winter season में, मतलब अभी जो सीजन है इस सीजन में ये बहुत ज्यादा sluggish हो जाते हैं, lazy हो जाते हैं. So during the winter they are going to stay in their beehives, and during spring they are extremely active. And they are lazy during winter. ठीक है। Now कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी के लिए कमर्शियल लेवल पे हनी बीज के मेन 4 स्पीशीज यूज होते हैं,
Okay, four important species of honeybees which are used in apiculture. ये कौन कौन से है? Apis dorsata, Apis indica, Apis florea and Apis mellifera. एपिस डोर्साटा का कॉमन नेम है रॉक बी. एपिस इंडिका का कॉमन नेम है इंडियन बी या इंडियन मोना बी भी कहते हैं. एपिस फ्लोरिया इज भृंगा बी. And Apis mellifera is European bee. अब ये जो एपिस डॉर्सेटा है इसको सारंग बी भी कहते हैं. It's also known as sarang bee. ठीक है. This is the largest size. इसका साइज जो है बॉडी साइज इन सारे बीज में ये सबसे ज्यादा है. एंड इट yields highest amount of honey. Sorry. ओके, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? अब ये बड़ी है और हनी ज्यादा देती है तो ऑब्वियसली इट शुड बी यूज्ड फॉर हनी प्रोडक्शन. लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है. ठीक है, और ये माइग्रेटरी है. ओके, इट इज अग्रेसिव एंड माइग्रेटरी. सो ये माइग्रेटरी होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है? एक जगह पे रहता नहीं है एंड दैट्स व्हाई उसको रेयर करके रख नहीं सकते. Okay, so that is what happens with Apis dorsata. Now let's talk about Apis indica. ठीक है, इसको इंडियन मोना भी कहते हैं. It is the most common bee in our entire country. ठीक है. ओके, अब ये जो है ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं है. इट्स माइल्ड इन नेचर एंड इट कैन बी इजीली रेयर. ओके, लेकिन इसका जो हनी प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है. ये हनी कितना देती है? 3 to 4 kg पर हाइव. ठीक है, बट दिस इज मैनेजेबल. ओके, तो ये डॉर्सेटा से ठीक ठाक है. ऑलराइट, कैन बी मैनेज. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एपिस फ्लोरिया, जिसको भृंगा भी कहते हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट इन साइज. ठीक है, and it yields only 250 grams of honey per hive. इतना ही हनी ये निकालेंगे. ओके, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होता. एंड लास्ट इज एपिस mellifera. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ हनी बी. ओके, ये बहुत ज्यादा माइल्ड होता है. ओके, और ये मोना बी से भी ज्यादा हनी यील्ड देता है. ओके, ये मैक्सिमम कमर्शियल यूज के लिए
एपिस मेलिफेरा यूज करते हैं, मैक्सिमम जगहों पे एपिस मेलिफेरा यूज करेंगे फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी। इस यूरोपियन बी का जो इटालियन वेरिएंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया है? Yes. Then we'll talk about the overall organization of the beehive. हो गया? Yes, ma'am. Okay. Excuse me. Now let's talk about the organization of this beehive. Okay? अब ये जो beehive होता है, इसमें नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी होता है और रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी होता है। ओके? अब इसमें 3 टाइप के हनी बीज प्रेजेंट है। क्वीन बी, ड्रोन्स एंड वर्कर बीज। ओके? इनको यूज सोशल इंसेक्ट भी कहते हैं। सिर्फ वर्कर बी को यूज सोशल इंसेक्ट कहते हैं। ओके? अब ये जो 3 टाइप के हनी बीज है, इन तीनों टाइप के बीज का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो दे आर गोइंग टू शो द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? एक बी हाइव में 40,000 to 50,000 हनी बीज होते हैं। ठीक है? एक बी हाइव में इतने सारे इंसेक्ट्स या हनी बीज प्रेजेंट है। Now let's talk about each type of honey bee. So queen bee जो होता है, this is 50 into 20 millimeters long. Okay, this is the largest honeybee in the beehive. ठीक है? तो ये कितना बड़ा है? This is 3 times larger and 3 times heavier. Non-worker bee. वर्कर बी से 3 टाइम्स बड़ा और 3 टाइम्स हैवी है। ठीक है? अब ये जो बड़ा क्यों है? अब इसमें द क्रॉप पार्ट इज लार्ज। व्हाई? बिकॉज इसका जो ओवरी है, इट इज फिल्ड विद एग्स। ओके? अब हनी बी का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, सो हनी बी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है? सो क्वीन बी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 32 chromosomes. Full set of chromosomes is present. It is developed from a
व्हाट, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, इस हनी क्वीन बी का एक ही काम है पूरे लाइफ, इट शुड ले एग्स। ठीक है, तो कितने अंडे देती है ये? 2000 एग्स पर डे। ओके, तो इसके पूरे लाइफ टाइम में ये टोटल 15 लाख अंडे देती है। अब ये इतना एफिशिएंट और अलग से क्यों ग्रो होता है? बिकॉज इट फीड्स ऑन अ स्पेशल केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम है रॉयल जेली। इट फीड्स ऑन रॉयल जेली। तो अगर अचानक से बी हाइव की क्वीन बी मर गई तो फर्टिलाइज्ड एग से तैयार हुए दूसरे लार्वा को रॉयल जेली से फीड करेंगे, सो इट विल ग्रो एज अ क्वीन बी। ठीक है, now let's talk about the drones. So queen bee is the female of the beehive, drones are the males of beehive. ठीक है, और drones क्या है? drones are the males of beehive. So each beehive contains 100 drones. ठीक है, so these are 7 to 15 mm long. इनमें ये ड्रोन्स जो होते हैं ना, इनमें स्टिंग प्रेजेंट नहीं होते, तो ये ड्रोन काट नहीं सकते। दे कैन नॉट बाइट यू, दे कैन नॉट स्टिंग यू, एक्चुअली दे डोंट बाइट, दे स्टिंग। तो इनमें स्टिंग प्रेजेंट ही नहीं है, सो दे कैन नॉट स्टिंग यू। ओके, नाउ सो ये जो ड्रोन्स है ये ना हनी तैयार कर सकते हैं, ना बीज वैक्स तैयार कर सकते हैं, ना स्टिंग कर सकते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? हनी बी के क्वीन बी को फर्टिलाइज करना। ओके, इनका एक ही काम है, their sole duty is to fertilize the queen bee. इतना ही काम ड्रोन्स का होता है। ठीक है, now these are developed from unfertilized eggs. तो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 16 क्रोमोसोम्स। ठीक है, now let's talk about the worker bees. These are the maximum bees in hive. ठीक है, and these are the smallest. They're smallest in size. ठीक है, but their wings and mouth parts are very strong because they are actually going to work and they are going to collect the honey. Okay, so इनके जो mouth parts हैं, these are modified for sucking. Okay, तो ये सब क्या करेंगे? नेक्टर से। नेक्टर मतलब फूलों का जो स्वीट जूस होता है उसको कहते हैं नेक्टर। So these are developed for sucking the nectar out of fruits, flowers. Okay, that's why their mouth parts are going to be of sucking type. ठीक है,
Now, these work bees, they have one more thing, one more organ present on them, जिसको कहते हैं pollen basket. Near the hind leg. ठीक है, इसको कहते हैं पोलन बास्केट. सो जो भी पोलन ग्रेन्स होंगे वो इस पोलन बास्केट में कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. नाउ दे आल्सो हैव वैक्स ग्लैंड्स, जिससे तैयार होगा बीज वैक्स. ठीक है. ये जो वर्कर बीज होते हैं, दीज आर स्टेराइल फीमेल्स. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है. These are also developed from fertilized eggs. All right. ओके. लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है. बहुत काम करते हैं ना, तो इनका लाइफ स्पैन इज ओनली 6 to 8 weeks. ठीक है. These are the 3 types of honeybees present in every hive, every beehive. Write it down. Let me know once you're done writing this. Done? Yes, ma'am. Oh. Chalo. Now let's talk about the life history of honeybee. How honeybees grow and what exactly happens to them. उनका life कैसे होता है. Let's talk about that. So that's called as the life history of honeybee. Okay. So पहले क्या होता है, क्वीन बी एंड ड्रोन, इनका होता है मीटिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ मीटिंग फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा. नाउ दिस क्वीन lays 2000 eggs per day. ठीक है. जो बी हाइव के हेक्सागोनल ये होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनको कहते हैं ब्रूड सेल. या ब्रूड चेम्बर्स पर डे. तो इसमें क्या होता है, 1 egg per ब्रूड सेल. इस तरह से वो एग्स ले करेगी. फिर क्या होता है, एग्स हैच
in 3 days. ठीक है? So after hatching, a white larva, जिसको कहते हैं grub, it comes out. ठीक है? Now this will be fed by worker bees. Worker bees उसका they'll take care of it. ठीक है? Okay. On the 4th day, from 4th day, वर्कर भी उसको क्या खिलाएगी? वर्कर bees feed it with feed these grub with pollen grains and honey. ठीक है? वो उनको पोलन और हनी देगी. ऑलराइट, फिर क्या होगा? ऑन द 7th डे royal jelly is secreted by worker bees. ये किस किस को मिलेगा? ये मिलेगा लार्वा को, प्यूपा को और क्वीन बी. प्यूपा मतलब जो अभी डेवलपिंग लार्वा है उनको कहेंगे प्यूपा. ठीक है? इन सबको मिलेगा रॉयल जेली. ओके? फ्रॉम 12th डे टू 18th डे, ये जो अभी नए बेबीज है ना, लार्वा प्यूपा, these will start secreting beeswax. ओके? सो ये हो गया क्वीन बी का. अब जो ड्रोन्स है उनका क्या होगा? These are developed from unfertilized eggs. So these unfertilized eggs laid by queen bee only are laid in larger chambers. ठीक है? And the drones hatch, drones come out of the eggs. फिर क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस. मतलब क्या है? They will come in contact with the queen bee and they will develop into males. ठीक है? Now there is one more chamber called as royal chamber. So यहाँ पे जो लार्वा है, these larvae are always fed by royal jelly because they are going to grow in queen bees. ठीक है? So egg से
क्वीन बी बनने में टाइम लगता है 15 to 16 डेज अडल्ट। एग से वर्कर बी बनने में लगता है 21 डेज और एग से ड्रोन बनने में लगते हैं 24 डेज। मच्योर ड्रोन, मच्योर क्वीन बी, मच्योर वर्कर। समझ में आया है? Yes, ma'am. Okay. Write it down. Let me know on and write it. हो गया? Yes, ma'am. Oh. Now let's talk about the next part. That is nectar collection and honey preparation. How nectar is collected and honey is prepared. So, nectar जो होता है, that's the flower juice. It is sweet. So, nectar contains sucrose. Okay? So, honey bee का जो saliva होता है, इस saliva में होता है invertase enzyme. So, this sucrose in presence of invertase enzyme is converted into ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है? अब ये जो नेक्टर है, इट इज सो दिस कन्वर्टेड थिंग इट विल बी स्टोर्ड इन क्रॉप। स्टमक के जैसा बैग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको कहते हैं क्रॉप। ठीक है? सो इट इज स्टोर्ड इन क्रॉप। अब ये स्टोर करने के बाद इसको लाके डंप कर देंगे इन द बी हाइव। अब इसमें पानी है। सो देयर आर सम स्पेशल वर्कर बीज जिनको कहते हैं फैनर बीज। ये फैनर बीज क्या करते हैं? वो कंटिन्यूअसली इतनी जोर जोर से अपने विंग्स फड़फड़ाती है अराउंड दिस नेक्टर दैट heat is generated and as a result the water gets evaporated. इनके फैनिंग की वजह से the water, extra water is evaporated. ठीक है? अब ये जो वाटर इवेपोरेट होने के बाद जो कॉन्सर्टेड केमिकल बचा है उसको कहते हैं हनी। So this is how the honey is made. ठीक है? अब ये जो सारी चीजें हो रही है ये
नेचुरली मेड हनी बी हाइव में हो रही है। सो नेचुरल बी हाइव का प्रॉब्लम क्या है? नेचुरल बी हाइव में हमें एक तो ढूंढते जाना पड़ेगा कहाँ पे बी हाइव है, और फिर उससे अगर मुझे हनी निकालना है तो मुझे उन सारे हनी बी से पंगा लेना पड़ता है, वो बी हाइव कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, and then those honeybees also die and they'll have to produce beehive somewhere else जो बचे हैं वो. So to overcome all these things modern apiculture is developed और उसमें बहुत सारे नए नए प्रोसीजर्स डेवलप हुए हैं for rearing the honeybees. Okay, so now let's talk about the modern method of apiculture. ओके, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल बी हाइव यूज करते हैं. सो आर्टिफिशियल बी हाइव मतलब क्या होता है? दीज आर वेरी कन्वीनियंट. ऐसे वुडन के फ्रेम्स होते हैं एंड ये वुडन के फ्रेम्स में हनी बीज पूरा अपना बी हाइव तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये बड़ा सा बक्सा होता है और इस बॉक्स में बहुत सारे वुडन फ्रेम्स होते हैं और हर एक वुडन फ्रेम पे एक बी हाइव होता है. तो अगर मुझे एक जगह से दूसरे जगह इनको हिलाना भी है तो व्हाट आई डू, आई जस्ट पिक अप द बॉक्स व्हिच कंटेन्स ऑल द बी हाइव्स एंड आई कीप इट वेयरएवर आई वांट. ठीक है, अब जहां जहां पे सफिशिएंट फूड है या नेक्टर इन हनीबीज को मिलेगा वहां पे जाके हम वो बॉक्स रख सकते हैं. राइट नाउ देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ honeybees which can be reared. ठीक है, सबसे कॉमन स्पीशी है एपिस इंडिका. ऑलराइट, सो क्या करते हैं, बी हाइव को एक बड़े से कोर्टयार्ड में रख देते हैं या वरांडा में रख देते हैं, घर के या रूफ पे रख देते हैं और उनको अपना काम करने देंगे. ठीक है, तो हनी बीज होते हैं वो आजू बाजू से नेक्टर कलेक्ट करके लाते हैं और इन वुडन फ्रेम्स में अपना हनी बी हाइव तैयार करते हैं. आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. ये देखो, ये ऐसा वुडन बॉक्स होता है और इस वुडन बॉक्स में ये वुडन के फ्रेम. कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. सो ऐसे वुडन बॉक्सेस में ये बहुत सारे बी हाइव वुडन फ्रेम्स होते हैं. इन वुडन फ्रेम्स पे ये हनी बीज अपना अपना बी हाइव तैयार करते हैं. ये देखो, इस तरह इस वुडन फ्रेम पे पूरा पूरा बी हाइव तैयार किया है हनी बीज ने. ओके, तो जब ये पूरा हो जाता है, हनी कलेक्ट करने का टाइम आता है, तो ये वुडन फ्रेम निकालते हैं बाहर और उससे हनी जो है वो निकाल देते हैं बाहर. ये देखो, तो एक वुडन बॉक्स है एपिकल्चर का, उससे बहुत सारा हनी तैयार हुआ. ठीक है, दिस इज हाउ एपिकल्चर इज डन. ऑलराइट, तो ये आर्टिफिशियल बी हाइव जनरली यूज होता है इन एपिकल्चर. ठीक है, सो सक्सेसफुल बी कीपिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए? आजू बाजू के नेचर और हनी बीज का नेचर और उनका हैबिट पता होना चाहिए कि वो एग्रेसिव है, वो माइल्ड है, वो क्या करती है, कैसे करती है, इसका नॉलेज होना चाहिए. देन प्रॉपर लोकेशन, बी हाइव को रखने के लिए सुटेबल लोकेशन चाहिए. अगर मैंने घर के अंदर रख दिया तो कोई फायदा नहीं है, हनी बीज बाहर जाके फूलों पे नहीं बैठ सकेगी. राइट, देन बीज को कैच करके उनका हाइव तैयार करना पड़ता है.
Okay, so group of honeybees is called as swarm. इसको कहते हैं swarm. Then another thing that is needed is beehives का management. अलग अलग seasons में अब उनको भी diseases हो सकते हैं, उनको भी problems हो सकते हैं, उनके भी predators है, तो उन सबको protect करना पड़ता है, ठीक है? So for that, they need to be managed properly, and then handling and collection of the honey. All right. Now let's talk about the communication of these honeybees. So these honeybees communicate with each other with the help of special dance. इस डांस को कहते हैं tail wagging dance. ठीक है? ये जो डांस कम्युनिकेशन है, it was first discovered by Carl von Frisch. He observed this dance for the first time and he noted this. Okay? And for this, he got the Nobel Prize. All right? So, there are two types of dances seen in honeybees. एक होता है round dance और दूसरा होता है tail wagging dance. एक सेकेंड हाँ. एक second. I'll just share a video which will tell us about the dances in better.
समझ में आया क्या राउंड डांस एंड वैगल डांस? I'll explain again. So जब फूड सोर्स, तो एक हनी भी हमेशा स्क्रूटिनी या रेकी करने जाती है और फूड कहाँ पे मिल रहा है और किस क्वालिटी का मिल रहा है ये लेके आती है बी हाइव में। ठीक है, सब लोग बाहर निकलेंगे और सब अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो एफर्ट वेस्ट होगा। So to avoid this, one bee will go out, it will find the food and it will come back and tell everyone else where the food is. ठीक है, so this communication is done by a dance. अब हनी बी को तो बोलना नहीं आता है, so she is going to dance in a certain way or move in a certain way. So पहला डांस है राउंड डांस. So जब food is less than 75 meters away, मतलब पास में ही फूड है, ज्यादा डायरेक्शन वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, बी हाइव से बहुत ही पास में ये फूड है, ऐसा जब है देन द हनी बी डज दिस राउंड डांस. ठीक है, इट विल ऑल्सो ब्रिंग द नेक्टर. सो ये डांस कैसा होता है, ऐसा है. सो द हनी बी she will start in this direction, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आने के बाद फिर से इस डायरेक्शन में जाएगी. So it is going to fly in circles. Okay? अब जब ऐसा करती है इसका मतलब है कि फूड बहुत पास में ही है और हम सब जाके ये फूड कलेक्ट करके ला सकते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द राउंड डांस. ओके, राउंड डांस समझ में आया है? Yes, ma'am. एक सेकेंड होल्ड करो. अब बात करते हैं टेल वैगिंग डांस की. सो राउंड डांस कब करेंगे, जब फूड पास में ही है तो उनको ज्यादा डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे उड़ना है वो बताने की जरूरत नहीं है, बाकी भी समझ जाएंगे कि ओके फाइन फूड बहुत पास में ही है, सो हम उड़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें फूड मिल जाएगा. अब जब फूड बहुत दूर होता है, इट्स मोर देन 75 meters अवे, तब क्या करेंगे? अब ऐसे कंडीशन में दो चीजें बतानी है, कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन. सन, अब उनके लिए कांस्टेंट कौन है? सन. सन विल बी कांस्टेंट. सो सन के रेफरेंस में कितने एंगल पे ये प्रेजेंट है. ओके, दैट विल बी टोल्ड बाय दिस टेल वैगिंग डांस. अब टेल वैगिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो हनी बी का नीचे वाला पार्ट है, सो ये जो नीचे का पार्ट है दिस, ये वो इसको हिलाते रहती है, एक बार एक इस तरफ एक बार इस तरफ. इट विल कॉन्स्टेंटली कीप इट मूविंग लाइक अ पेंडुलम विद अ वेरी अग्रेसिव मूवमेंट, इसलिए उसको कहते हैं टेल वैगिंग डांस. ठीक है, सो अब ये क्या करेगी? द डांस इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस. ठीक है, अब ये दो चीजें बताने वाली है. इट इज गोइंग टू टेल द हनीबीज अबाउट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. सो ये कितना फास्ट कर रही है डांस. सो पहले इस डायरेक्शन में जाएगी फिर इस डायरेक्शन में जाएगी. सो जितना फास्ट डांस कर रही है, जितना फास्ट वो सर्कल कंप्लीट कर रही है, उतने किलोमीटर्स का है अप्रोक्सीमेटली. सो एक सेकंड में अगर वो पूरा अपना राउंड कंप्लीट कर रही है
तो फूड इज 1 किलोमीटर अवे अप्रोक्सीमेटली। अगर वो ये पूरा राउंड 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है देन फूड इज 2 किलोमीटर अवे। ठीक है, सो कितने टाइम में वो अपना राउंड कंप्लीट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि फूड कितना फास्ट पास है या दूर है। ऑलराइट, अब एंगल कैसे पता चलेगा? एंगल पता करने के लिए सो इफ दिस इज द डायरेक्शन, सन ऊपर है, ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सन। अब अगर फूड इस डायरेक्शन में है, फ्लावर यहां है, सो देयर इज सम एंगल बीइंग फॉर्म्ड हियर। सो ये जब डांस करेगी तो ये कैसा एंगल तैयार करेगी? इट विल डांस लाइक दिस। सो इससे पता चलेगा दिस इज द सन एंड इन दिस डायरेक्शन वी आर सपोज टू गो। ये सन का डायरेक्शन है, ओके, एंड दिस एंगल मीन्स इस डायरेक्शन में फ्लावर है। So with the distance it is traveling, we will understand कितने टाइम में हो रहा है, तो डिस्टेंस समझ में आ जाएगा, और किस डायरेक्शन में टिल्ट होके ये डांस कर रही है उससे समझ में आ जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में। समझ में आया है? Yes, ma'am. सो स्पीड ऑफ द डांस से डिस्टेंस समझ में आ जाता है, एंड किस एंगल में वो घूम रही है उससे डायरेक्शन। ओके, अगर वो अपर साइड स्ट्रेट लाइन में अगर वो डांस कर रही है ऐसे, दैट मीन्स द फूड इज इन डायरेक्शन ऑफ सन। अगर वो टिल्ट होके डांस कर रही है दैट मीन्स देयर विल बी सम एंगल इन विच इट इज प्रेजेंट। समझ में आया है? और अगर वो नीचे के डायरेक्शन में जाके डांस कर रहा है दैट मीन्स द फूड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। समझ में आया? Yes, ma'am. This is how communication takes place in honeybees. जाए आगे, लिख के हुआ है। हो गया? Nanavi, this is the fourth slide. Now let's talk about the products of this honeybees. First, let's talk about the honey. Okay, so it has extremely high nutritive value. So इसमें क्या क्या होता है? Let's talk about that. Let's talk about the composition of honey. So it contains 40 to 45% fructose, 32 to 37% glucose, 17 to 20% water, 1 to 2% sucrose, enzymes and pigments 2.21%, 1% minerals,
विटामिन है B1, B6, C and D. These vitamins are present in the honey. So this is the composition of honey. Okay. Now ये जो honey होता है, it has medicinal value. ठीक है. But it is the secondary product of this overall apiculture. ठीक है. Now ये होता कैसे है? It is aromatic, smell है उसको है, viscous है, thick. Okay. Viscid मतलब viscous and sweet. अब इसमें इतना ज्यादा शुगर है इसलिए it is sweet. Okay. And its pH is slightly acidic. And its specific gravity मतलब क्या स्पीड पे वो सेटल डाउन होता है, प्रेसिपिटेट होता है, that is 1.45 to 1.48. Okay. Then let's talk about the beeswax. So beeswax is useful in many industries, like medicinal industry में भी है, cosmetic industry में भी है. Okay, बहुत सारे industries में. So this is the secondary product, honey. Beeswax is the primary product. ठीक है. It's mainly used in cosmetics and polishes. Okay. And last is propolis. Next product is propolis. Okay. So it is prepared from pollens. Okay. ये propolis क्या होता है? It is a gum-like substance. So ये दो चीजों में काम आता है. एक for the preparation of beeswax, hard nature. It's due to propolis, and it is used for repairing the old parts of hive. Worker bees इसको use करते हैं for repairing the old parts of beehive. समझ में आया है? Has everyone understood this? Yes, ma'am. Okay.
Now let's stop here today. तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास है फिजिक्स का इसलिए. And tomorrow we'll meet at 12.